हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड सितंबर 16। पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। अब देखो, ये जो आर्टिकल है ये बहुत अच्छा आर्टिकल है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए। ठीक है, तो हम फॉस्फोरस को पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब देखो, फॉस्फोरस जो एग्जिस्ट करता है बेसिकली दो टाइप के मिनरल्स में एग्जिस्ट करता है। एक इग्नियस रॉक्स में एग्जिस्ट मिलता है और दूसरा हमें मिलता है सेडिमेंट्री रॉक्स में। ठीक है, अब सेडिमेंट्री रॉक्स में जो फेमस है वो है सोर्स इसका रॉक फॉस्फेट। ठीक है, या इसको फॉस्फोराइट भी बोलते हैं, फॉस्फोराइट। ठीक है, और इग्नियस रॉक्स में इसका जो सोर्स है वो तुमने एक मिनरल सुना होगा, एपेटाइट। ठीक है, अब देखो इंडिया में क्या है, इंडिया में एपेटाइट तो पूरा इंपोर्ट डिपेंडेंट है, हम इसको बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो रॉक फॉस्फेट है ये हमारा दो जगह से बहुत इजीली मिलता है। एक है हो गया हमारा एमपी, दूसरा हो गया हमारा राजस्थान। ये इसकी प्राइमरी सोर्सेज हैं। ठीक है, अब हम जो हैं वो फॉस्फोरस के लिए ऑलमोस्ट 90% जो है वो इंपोर्ट डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी इसकी सोर्सेज हैं ही नहीं। और रॉक फॉस्फेट जो मेनली आता है हमें बाहर से जो इंपोर्ट होकर आता है वो आता है वेस्टर्न अफ्रीका से। मेनली जो हो गया हमारा मोरक्को हो गया, जो कि जिसके पास वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं रॉक फॉस्फेट के। ठीक है, बट टॉप सप्लायर जो है हमारा रॉक फॉस्फेट का वो है चाइना। ठीक है, क्योंकि मोरक्को के पास रिजर्व्स ज़्यादा हैं बट ये प्रोसेस उतना नहीं करता होगा, बट चाइना के पास रिजर्व्स कम है बट ये प्रोसेस ज़्यादा करता है, इसलिए चाइना जो है टॉप सप्लायर है। तो पहले हम टाइप्स ऑफ फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स देख लेते हैं और उसके बाद इसका यूजेस देख लेते हैं कि क्यों ये यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स देख लेते हैं। अब देखो, कुछ फर्टिलाइजर होते हैं सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और कुछ होते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स मतलब जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, और सिंथेटिक का मतलब क्या हो गया, जो कि मैन मेड है। अब बोन मील से लेके यहाँ रॉक फॉस्फेट तक जितने भी हैं ये सब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं। अब बोन्स में तुम्हें पता होगा कि इसमें फॉस्फोरस भी होता है, इसमें कैल्शियम भी होता है। तो बोन मील हो गया, फिश मील हो गया, कंपोस्ट हो गया, और हमारा जो रॉक फॉस्फेट हो गया, ये हमारे सब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं। अब सुपर फॉस्फेट जो होता है ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर होता है, और इसके तीन तरीके का होता है। एक होता है सिंगल सुपर फॉस्फेट, डबल सुपर फॉस्फेट और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। तो ट्रिपल में क्या होता है कि इसमें 3 गुना फॉस्फेट होता है। तो सिंगल का मतलब जिसमें फॉस्फोरस थोड़ा कम होगा, डबल में थोड़ा उसका डबल होता है, और तीसरे वाले में सिर्फ फॉस्फेट ही प्रेजेंट होता है। उसके अलावा दो और होते हैं, मोनो अमोनियम फॉस्फेट और डाई अमोनियम फॉस्फेट। अब देखो, जो भी अमोनियम वाला होता है ना वो क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है बहुत जल्दी। तो ये क्या होते हैं, जल्दी से डिजॉल्व हो जाते हैं, इसलिए इनकी एफिकेसी थोड़ी हाइयर होती है। जो ऑर्गेनिक वाले होंगे ये बहुत स्लो होंगे, स्लोली डिजॉल्व होते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म सॉइल अमेंडमेंट के लिए यूज़ होते हैं, मतलब सॉइल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इन द लॉन्ग टर्म। बट मैप और डैप जो होता है ये बहुत क्विक रिलीज करता है फॉस्फेट वगैरह को, इससे जल्दी यूज़ होता है। और क्या होता है इसमें, देखो अमोनियम लिखा हुआ है तो इसमें अमोनियम भी प्रेजेंट होगा, मतलब नाइट्रोजन की भी सोर्स प्रेजेंट है, तो इसलिए ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, अब देखो फॉस्फोरस अप्लाई करने से हमारे फ़ायदे क्या क्या होते हैं कि फ्लावर का फॉर्मेशन जल्दी होगा, और सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन जो है ये भी बेटर हो जाता है। क्रॉप की मैच्योरिटी जल्दी होती है, क्रॉप थोड़ी यूनिफॉर्म बनेगी, और रूट की डेवलपमेंट को बहुत हेल्प करता है। इवन जो स्टेम होती है इसके भी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जाहिर सी बात है, अगर कोई भी तुम फर्टिलाइज़र डाल रहे हो तो उसके बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स होते होंगे, तभी तो हम फर्टिलाइज़र मिला रहे हैं। तो क्या होगा, डिजीज़ रेजिस्टेंस से भी बचाएगा। इवन जो हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी होती है ना लेग्यूम की, उसको भी इंप्रूव करता है ये, और हायर क्रॉप क्वालिटी देता है। अब जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है ये सेकंड मोस्ट कंज्यूम्ड फर्टिलाइजर है इंडिया में। पहला कौन सा है, यूरिया है। ठीक है, यूरिया पे तुम्हें पता होगा कि गवर्नमेंट बहुत हाई सब्सिडी देती है। ठीक है, अब हम सोर्सेज देख लेते हैं किस कंट्री से हम क्या क्या ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है वो मोस्टली चाइना से इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा सऊदी अरेबिया, फिर आता है मोरक्को। ठीक है, अब फॉस्फोरिक एसिड भी तुमने पढ़ा होगा अगर केमिस्ट्री कभी भी, तो तुम्हें पता होगा कि ये भी एक फॉस्फोरस का सोर्स हो सकता है। तो इसमें कहाँ से आता है हमारे पास, मोस्टली जॉर्डन से आता है, मोरक्को से आता है। और जो हमारा रॉक फॉस्फेट है ये आता है हमारा मोरक्को से, टोगो से और अल्जीरिया से। तो देखो, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अब ये याद कैसे होगा। तो देखो, तुम्हें पूरा एग्जैक्टली याद नहीं करना है, तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि डाई अमोनियम फॉस्फेट का मेजर सोर्स जो है वो चाइना है हमारे लिए। बाकी जो जितने भी सोर्सेज हैं ये सब कंट्रीज़ अगर तुम देखोगे तो ये तो या तो वेस्टर्न अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं, ठीक है, या फिर ये मिडिल ईस्ट की कंट्री है जॉर्डन। तो तुम्हें बस इतना ब्रॉडली याद रखना है कि एमसीक्यू में कि या तो मिडिल ईस्ट से आता है या तो वेस्ट अफ्रीका से आता है। ठीक है, बाकी ये आर्टिकल ये कहता है कि
क्या होता है कि अब एक नई तरीके की बैटरीज बन गई हैं जिनको बोलते हैं LFP बैटरीज, इसको बोलते हैं लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, फॉस्फेट यूज होता है एज अ कैथोड। ठीक, इसलिए अब क्या हो रहा है कि इसका डिमांड बढ़ रहा है इन ईवी सेक्टर। और पहले कौन सी बैटरीज थी हमारे पास, NMC और NCA बैटरीज थी। अब इसमें जो NMC बैटरी होती है ये बेसिकली लिथियम, निकल, मैग्नीज, कोबाल्ट ऑक्साइड यूज़ करती है। ठीक है, और जो NCA बैटरीज होती हैं ये लिथियम, निकल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज़ करती हैं। अब बेसिकली ये जो हमारे मिनरल्स हैं ये एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, ये कैथोड की तरह यूज़ होते हैं इसमें, और ये एक्सपेंसिव होते हैं। अब कैथोड क्या होता है, बेसिकली समझ लो कि बैटरी में 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसमें से एक को बोलते हैं कैथोड, एक को बोलते हैं एनोड। ठीक है, तो कैथोड इनमें जो बनता है वो एक्सपेंसिव मटेरियल से बनता है। और दूसरा क्या है कि कोबाल्ट की सोर्सेज बहुत कम है हमारे वर्ल्ड में, जो रिजर्व्स हैं कोबाल्ट के ये बहुत कम है। मोस्टली जो आता है वो आता है हमारा DRC से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब देखो क्योंकि ये बहुत कम रिजर्व्स है ना वर्ल्ड में, इसीलिए एक बार प्रीलिम्स में ये पूछा भी जा चुका है। तो ऐसी यूनिक चीज़ें पूछी जाती हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि अब क्योंकि ये बैटरीज जो हैं ये ऐसे मिनरल से मिलती हैं जो कि वर्ल्ड में या तो कम है या तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो अब वर्ल्ड किस तरफ शिफ्ट करेगा, सस्ती बैटरीज की तरफ, जो फॉस्फोरस एक सस्ता सोर्स है। बट अब कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाएगा हमारा, फर्टिलाइजर वर्सेस या फूड वर्सेस कार्स का। तो इसको भी तुम क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हो। कैसे, अगर मेंस में तुम कहीं पे भी अगर बायोफ्यूल तुम मेंशन कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ एक तुम्हें डिलेमा जरूर मेंशन करना है। पहला डिलेमा तुम्हें मेंशन करना है वो है फूड वर्सेस फ्यूल का। अगर हम शुगर केन या फिर मेज़ या फिर कोई भी ईटेबल ग्रेन जो है डाइवर्ट कर रहे हैं फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन, तो हम फूड सिक्योरिटी को हैम्पर कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी अगर हम फॉस्फोरस को डाइवर्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स मेकिंग EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, टुवर्ड्स मेकिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो फूड सेक्टर में क्या होगा, हमारा जो फर्टिलाइजर होगा ये कम हो जाएगा, तो फूड सिक्योरिटी को हम फिर हैम्पर कर रहे हैं। तो यही आर्टिकल बात करता है इस चीज़ के बारे में। ऑल्सो जो LFP बैटरीज हैं हमारी, ये ज़्यादा टाइम तक चलती हैं। इनको ज़्यादा टाइम का चलने का मतलब क्या हुआ कि ये चार्जिंग ज़्यादा बार कर सकते हो इनको, इनकी चार्जिंग साइकिल ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये सेफ भी होती हैं, सेफर टू यूज़, और इनकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है ये हाई होती है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि छोटे साइज़ में ज़्यादा एनर्जी क्या कर सकती हैं, स्टोर कर सकते हैं। ऑल्सो जो हम वेस्टर्न अफ्रीका से इंपोर्ट करते हैं फॉस्फोरस, उसमें क्या होती है कि इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है कैडमियम। कैडमियम तुमने ऑलरेडी सुना होगा। अब ये क्या करता है, किडनी में पॉइजनिंग वगैरह कर देता है। और मोस्टली क्या करते हैं जब हम इसे यूज़ करते हैं पैडी वगैरह में, तो क्या होता है कि ये फिर ईजिली जो हमारा पैडी होता है इसको इंटेक कर लेता है और ये हमारी फूड साइकिल में आ जाता है। ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम कॉज करता है। तो इसीलिए वेस्टर्न अफ्रीका वाला जो इम्पोर्ट है इसको वर्ल्ड प्रेफर नहीं करता है, बट हम क्या करते हैं यहाँ से ये तब भी इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बस एक चीज़ बता दी मैंने। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। अब सिर्फ इस आर्टिकल को पढ़ाने के लिए कम से कम 1 घंटा लगा है, जिससे मैंने डेटा उठाया इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन से। ठीक है, ये ऑफिशियल डेटा होता है, तो ऐसे ही मैं रैंडमली कहीं से डेटा उठा के तुम्हें नहीं पढ़ा दे रहा हूँ। वहाँ से मैंने देखा कि कहाँ से इंडिया मिनरल सोर्स करता है, तो वहाँ से मैंने डेटा उठाया। उसके 15 पेज थे, वो मैंने पढ़े हैं। उसके बाद इसमें इन्फोग्राफिक डाले ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत लगती है इसमें, तो तुम्हें भी उतनी मेहनत करनी चाहिए। एंड जितना भी पढ़ सकते हो अभी याद हो सके, जितना भी उतना अभी याद कर लिया करो। ठीक है, और रिवीजन तो करना ही है वीडियो का। ठीक है, मस्ट है। इवन तुम किसी कोचिंग में भी पढ़ोगे, वो लोग मैक्स टू मैक्स न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पढ़ाएंगे, NPK पढ़ाएंगे, इसका रेशियो पढ़ाएंगे, बस। इससे ज़्यादा वो मेंस के लिए भी कुछ नहीं पढ़ाता है। ठीक है, किसी के नोट्स देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ भाई इतना ही पढ़ाते हैं। बट क्या है कि प्रीलिम्स थोड़ा एक्सपैंड हो रहा है, तो तुम्हें भी थोड़ा एक्सपैंड होना पड़ेगा। पढ़ने के लिए 4 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अब इस आर्टिकल से मैंने तुम्हें एनवायरनमेंट का भी पोर्शन कवर करा दिया है। एनवायरनमेंट में भी तुम जब फॉस्फोरस पढ़ोगे तो यही सब चीज़ें पढ़ा देंगे वहाँ पे। तो एनवायरनमेंट भी कवर हो गया, तुम्हारा ज्योग्राफी भी कवर हो गया। ठीक है, तो मेहनत करो। आई एम ऑल्सो पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट। तभी कभी कभी क्या होता है कि वीडियो थोड़ी लेट हो जाती है, नहीं आ पाती है, मैं बना भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि टाइम मिलना चाहिए ना उतना बनाने के लिए यार, तो नहीं मिल पाता है। वरना एक इजी रास्ता ये था कि मैं सिंपली बता देता कि आर्टिकल में क्या दिया हुआ है,
उसके बाद मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताता। बट अगर फास्फोरस पढ़ाना है तो पूरा पढ़ाना पड़ेगा ना यार। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि एक बार मेहनत कर दी फिर मैं उसी चीज़ पे सेम बात दोबारा मेहनत क्यों करूँ। ठीक है, तो समझो, पढ़ाई करो। तो देखो ये कॉमन्स वाला जो आर्टिकल है ये टेस्ट सीरीज़ में तो देखो जरूर आएगा, ठीक, बट इसका मोर इंक्लिनेशन जो है वो मेंस की तरफ रहेगा। तुम इसको मेंस में बहुत जगह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मेनली तो ऐसे में यूज़ कर सकते हो इसे, और जहाँ तुम फिट कर पाओ। बात ये है, तो ये तुम एग्जाम्पल वाली जो कॉपी है उसमें लिख लेना जरूरी से। तो ये न्यूज़ में क्यों है? अब न्यू दिल्ली में क्या हुआ, मीटिंग हुई NGOs वगैरह की, जिन्होंने बोला कि हमें क्या करना है, जो हमारे कॉमन्स हैं इनको प्रिजर्व करना है। अब कॉमन्स होते क्या हैं? बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी इंडिविजुअल, ग्रुप या गवर्नमेंट को बिलोंग नहीं करती है, रादर इट बिलोंग्स टू द होल कम्युनिटी। ठीक है, पूरी कम्युनिटी ही इसे ओन करती है। जैसे लेक हो गई, कोई पार्क्स हो गए, ठीक, रिवर हो गई। अब इनके ओवर एक्सप्लॉयटेशन का इशू क्यों रखा है? क्योंकि देखो ये किसी सिंगल पर्सन को तो बिलोंग नहीं करते हैं, इसीलिए किसी पर्सन या ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है इसको प्रोटेक्ट करना, तो लोग प्रोटेक्ट करने की सोचते भी नहीं हैं। बट इसकी रिसोर्सेज को यूज़ सब लोग करना चाहते हैं, तो इनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि जल्दी एक्सप्लॉइट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही कोई चीज़ होती है हमारी ग्लोबल कॉमन्स। अब ग्लोबल कॉमन्स में क्या आएगा? जैसे हमारा मून है, मून भी कोई सिंगल अथॉरिटी ओन नहीं करती है, बट हम उसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इवन जो हाई सीज हो गए, जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, उसके बाहर का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं हाई सीज। उसमें भी क्या है, फिशिंग वगैरह अलाउड है। ठीक है, तो वो भी हमारा ग्लोबल कॉमन हो गया। एंटार्क्टिका हो गया, एंटार्क्टिका में क्या है कि मिलिट्री एक्टिविटीज़ मना कर दी गई थी, लेकिन बोला था कि सारी कंट्रीज़ इसे रिसर्च वगैरह के लिए यूज़ कर सकती हैं, तो सारी कंट्रीज़ को इसकी रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाने के लिए अलाउ कर रखा है, तो ये भी एक ग्लोबल कॉमन है। एंटार्क्टिका को बट आर्टिक को मेरे हिसाब से ग्लोबल कॉमन नहीं है, क्योंकि देखो इस पे जो हक है वो कुछ कंट्रीज़ का है। कुछ कंट्रीज़ ने मिलके आर्टिक काउंसिल बनाई है, वो इसको गवर्न करती हैं, तो इसको तुम बोलोगे क्वासी ग्लोबल कॉमन। ठीक, क्वासी मतलब आधा ग्लोबल कॉमन है आधा नहीं है, ऐसा। ठीक, तो बस इस आर्टिकल में यही बोला था कि अगर हमें कॉमन्स को या ग्लोबल कॉमन्स को प्रोटेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम्युनिटी जो उसे यूज़ कर रही है उसी को कहना पड़ेगा कि तुम इसे प्रोटेक्ट करो। ठीक है, ठीक है, बट वो सब बातें हमारे लिए जानने के लिए ज़रूरत नहीं है। तुम बस इसको एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ करना, ठीक है, जहाँ पे तुम फिट कर सको। ठीक है, अब देखो जो ग्लोबल कॉमन्स होते हैं ये सिर्फ हमें रिसोर्सेज ही थोड़े ना देते हैं, ये इकोलॉजिकली बहुत हेल्प करते हैं हमें, इनकी इकोलॉजिकल वैल्यू बहुत है। ठीक है, तो इनको प्रिजर्व करना हमारे लिए मस्ट है। अब इंडिया में बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा कॉमन्स को सेव करने का? जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ये क्या करता है, ये लीगल राइट्स देता है किसको, इंडिविजुअल को, इवन कम्युनिटी को, जो कि किस एरिया में डेवलप कर रही है, फॉरेस्ट एरिया में। ठीक है, ताकि वो फॉरेस्ट की रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज़ कर सकें। ठीक है, और अपने लाइवलीहुड को सस्टेन कर पाएँ। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ कॉमन्स को प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, ऑल्सो तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि जैसे हमारा जो मनरेगा एक्ट है, और कौन सा है हमारा कि कंपनसेटरी जो एफॉरेस्टेशन है, उसके बाद हमारा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे अगर हम इसमें जो कॉमन्स का अप्रोच है वो लगाएं और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करें। ठीक है, अब देखो कोई भी टाइफून वगैरह आएगा ना, जैसे टाइफून यागी किस एरिया को इम्पैक्ट किया, साउथ चाइना सी वाले एरिया को इम्पैक्ट किया, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ साउथ चाइना सी किधर है। ठीक है, वियतनाम को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया इसने। तो जब भी कोई ऐसा टाइफून वगैरह आता है या ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है तो क्या करेंगे, ये भर भर के पूरा ज्ञान देंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों बनता है, कैसे बनता है, क्लाइमेट चेंज से क्या रिलेशन है। ऑलरेडी मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और तुम्हें क्या करना है कि ज्योग्राफी में भी जब तुम्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ाया जाएगा उतनी ही बात काम की है। ठीक है, उसके बाद कोई ज्ञान ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे का आर्टिकल को हम ईजिली इग्नोर कर सकते हैं। जहाँ तक रही और थोड़ा जानने वाली बात, तो इनको मेजर करने के लिए हमारे पास कौन सी स्केल है, साफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल। अब ये 1 से 5 तक होती है, 5 वाला मोस्ट इंटेंस होता है। ठीक है, इसके ऊपर भी कभी कभी स्पीड आ जाती है, बट तुम्हें बस इतना याद रखना 1 से 5 तक होता है।